लास्ट राउंड में हम लोग जो है यूनिट्स और मेजरमेंट आपका सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हुए चल रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फ्राइडे का टर्न आपका ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने अपना घर शिफ्ट किया हुआ है, थोड़ा सा है ना, एक दो दिन दिक्कत थी और चूँकि अभी नेटवर्क कनेक्शन भी नहीं था तो एक आध दिन को बताया वीडियो लेक्चर या शायद नोट्स मांग रहे थे तो उन्होंने बताया था कि एक आध दिन में उनको मैं सेंड कर दूँगा, है ना। लास्ट राउंड से अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था तो आपका रह जाएगा यूनिट फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसके अलावा हमने कहा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, फिर आप गए थे इसके बाद जो है एसआई यूनिट्स का फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स, इन सब की डेफिनेशन आपने दी थी। एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन भी हमने सारी कंप्लीट कर दी है। दैट मींस द डेफिनेशंस ऑफ द 1 मीटर 1 सेकंड एटसेट्रा। देन नाउ द time to go for the practical units, and practical units we have discussed the ton, quintal and parsec, light year which was the distance covered by light in one complete year. So likewise practical units were discussed by us. Next topic which will be covered, that will be the length, mass and time measurements. अब आपका जो अगली चीज़ आएगी वो क्या होगी, प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, हाउ द लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन डिफरेंट कंडीशंस। सो बिफोर दैट मैं आपको ऐसा याद दिला दूं कि हमने लास्ट राउंड पे क्वेश्चंस भी किए हुए थे, ये वाले, है ना, और ज़्यादातर क्वेश्चंस कर दिए थे, इनकी शीट में भी आपको भेज दूंगा, तो बाकी आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा तो पिछले लेक्चर तक का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फॉर द टुडे वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, इन विच देयर इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, the various processes involved or the various techniques used by us are known as the radar, sonar, parallax method, Copernicus method, Kepler's method, Avogadro's hypothesis. These are the parts of your syllabus and your textbooks. अब जब आप इन पर जाएंगे तो एक एक करके मैं आपके लिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, देखें ध्यान से। जब आप प्रैक्टिकल मेजरमेंट में जाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड इन केस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ देयर आर द टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कॉल्ड आइदर द डायरेक्ट मेथड और दीज आर नोन एज द इनडायरेक्ट मेथड्स। अब एक सवाल है, डायरेक्ट मेथड क्या होंगे, कोई बता सकता है? लेंथ मेजरमेंट कभी डायरेक्टली करना हो कैसे करोगे? हाउ द लेंथ इज मेजर्ड डायरेक्टली? इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मीटर स्केल, सिंपल स्केल, सही कह रहे हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए सब द सिंपलेस्ट वन इंस्ट्रूमेंट इज द स्केल यूज्ड बाय यू। जो आप स्केल इस्तेमाल करते हैं दैट इज द सिंपलेस्ट वन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अलावा इसके आप देखेंगे देयर आर मेजरिंग टेप्स। जनरली ये जो मकान बनाने वाले आपके मिस्त्री, कारीगर और इस टाइप के लोग होते हैं उनके पास ध्यान दिया कि टेप रहता है ना, राउंडेड शेप में। अब सवाल आता है, ये तो डायरेक्ट मेजरमेंट था, इफ द लेंथ ऑफ ए टेबल, लेंथ ऑफ ए रूम और लाइकवाइज थिंग्स आर आस्क्ड देन दीज लेंथ्स कैन बी मेजर डायरेक्टली। ये तो सबसे सिंपल है, इसमें तो आपको कुछ मेरे लिए बताने लायक है भी नहीं। नेक्स्ट आता है और वो आता है इनडायरेक्ट मेथड्स और द मैथमेटिकल मेथड्स। इनडायरेक्ट और मैथमेटिकल मेथड्स की हम चर्चा करते हुए जाएंगे, एंड फाइनली वी विल गो फॉर द केमिकल मेथड्स विच आर यूजफुल इन द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने एक नाम लिया था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस विच इज़ यूज्ड विद द विच इज़ रिलेटेड विद द केमिस्ट्री। इसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल आप करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ साइजेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। डायरेक्ट मेथड जो आप कह रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, देखें ध्यान से, यही कहता है द सिंपलेस्ट मेथड मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सिंपलेस्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज बाय मींस ऑफ ए मीटर स्केल। मैंने कहा था सबसे साधारण तरीका। देन बट देयर एग्जिस्ट सम लिमिटेशंस इन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी में कुछ छोटे से लिमिटेशंस भी होंगे। एंड व्हाट आर दीज लिमिटेशंस? द डिवाइडिंग लाइन्स हैव ए फाइनाइट थिकनेस। जो आपकी लाइंस डिवाइडिंग है दे हैव ए फाइनाइट थिकनेस। इसका मीनिंग समझ में आता है, बहुत ज़्यादा बारीक लाइन लेंगे, बहुत फाइन लाइंस होंगी तो आपका ध्यान जाएगा दीज कांट बी मेजर्ड। जब भी आप मेजरमेंट करते हैं लाइन एक फाइनाइट साइज होनी चाहिए, बाल के बराबर पतली कहा जा सकता है हिंदी में, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द नेकेड आई कैन नॉट करेक्टली एस्टिमेट लेस देन 0.5 mm।
नेकेड आई की अगर आप बात करेंगे तो 0.5 mm से जो नीचे के डिस्टेंसेज हैं या लेंथ्स हैं, द लेंथ्स और डिस्टेंसेज शॉर्टर देन और लेसर देन 0.5 mm दीज कैन नॉट बी करेक्टली डिस्टिंग्विश्ड बाय अवर आइज़। नहीं तो आपको याद होगा बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं और अदर सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इवन दे कांट बी सीन, वो तो अपने को दिखते भी नहीं है, तो उनको तो अपन मेज़र करना तो छोड़ो, देख भी नहीं सकते नेकेड आई से। इसलिए आप क्या करते हैं, आप कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं विच आर वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर, स्क्रू गेजेस। जनरली इनकी चर्चा आपके यहाँ जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं इनमें आती है, अगर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगी तो इनकी चर्चा मैं आपके लिए अलग से एक बैच में इनकी भी चर्चा कर दूंगा, व्हाट इज़ द वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम चूँकि अभी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे बताता हूँ। नेक्स्ट इज़ द इनडायरेक्ट और मैथमेटिकल मेथड्स। इनडायरेक्ट और मैथमेटिकल मेथड्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। आए देखें ध्यान से क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, इस बारे में हम बात करते हैं। ट्रायंगुलेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड क्या है? आई होप सो इन 10th ट्रिग्नोमेट्री you have studied a topic trigonometry and in the trigonometry there was the topic of the heights and distance। पढ़ा है क्या आपने? यस सर। पढ़ा, बढ़िया। अब आ जाए, मान के चलते हैं you have to determine the height of this tree। ये एक पाम ट्री है और आपको इसकी हाइट डिटरमाइन करनी है। क्या आपका अंदाज़ है? द हाइट ऑफ ए पाम ट्री कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ध्यान देखें, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रायंगुलेशन मेथड, आपको अपने आप याद आएगा। दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा था कि वेदर यू हैव स्टडीड द टॉपिक ऑफ द हाइट्स एंड डिस्टेंसेज इन द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ हाई स्कूल और नॉट। क्या आपका ध्यान है? इफ़ इट इज़ द हाइट एच, लेट इट बी द हाइट एच ऑफ ए पाम ट्री, ऑफ ए हिल, ऑफ ए बिल्डिंग, ऑफ ए पोल, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे मैंने कहा प्रैक्टिकली आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इसकी हाइट को विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल या टेप मेज़र करना टफ होगा, डिफ़िकल्ट होगा, या हो सकता है समटाइम्स इट मे बी इम्पॉसिबल इन केस ऑफ ए हिल। और मैंने कहा पाम ट्री है, उस पर कौन चढ़ेगा ऊपर तक। देन व्हाट इज़ टू बी डन, लेट द हाइट बी एच, सिलेक्ट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और तुम ध्यान देखो मैं 10th में पहुँच चुका हूँ। Select any point on the ground का, then use an instrument, generally it is called sextant। Sextant is the instrument which contains a telescope। एक और आता है इसके अलावा आपका टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप क्या होता है आप देखेंगे ऐसी वर्टिकल स्केल पे माउंटेड होता है, सो इट इज़ 0 डिग्री। जैसे जैसे आप इस टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे, यहाँ आप देखेंगे जो स्केल लगी हुई है उस पर एंगल पड़ता जाएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एट्सेट्रा। आपको क्या करना है, आपने इसको इस्टेब्लिश किया, आप इस टेलीस्कोप को धीरे 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 आप एडजस्ट करेंगे। और कब तक एडजस्ट करेंगे? जब तक आप यहाँ पर इस लाइन को बाइसेक्ट नहीं कर लेते। और इस लाइन को जैसे आप बाइसेक्ट करते हैं, देन दिस एंगल, क्या इस एंगल का नाम याद है लास्ट ईयर का? यस सर। क्या? अरे नहीं, थीटा नहीं यार, नाम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। अब आप सही कह रहे हैं आशुतोष सिंह जी, दैट वाज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यही कहलाता था ना। और बस देख लें, मैंने कहा था द पॉइंट इज सिलेक्टेड एट ए नोन डिस्टेंस, कुछ भी आप 50 मीटर, 100 मीटर, ऐसे किसी भी डिस्टेंस पे आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यू विल मेजर द angle of elevation for that and use simple mathematics or simple trigonometry। what is that? tan theta is equals to, and I hope so h is calculated for you। कितना हो जाएगा? h is equals to हो जाएगा, क्या ये मेथड आपको समझ में आ जाता है? d आपके पास मालूम ही है, आपने मार्क किया है, जो भी मार्जर किया हो 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, tan थीटा जो भी एंगल आया है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री, अकॉर्डिंग टू विच
आप कैलकुलेट कर सकते हैं द हाइट ऑफ द ट्री या जो भी हो। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं, इसलिए मैंने पूछा था। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, अब मैं इसको और हल्का सा वेल डिफाइन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ए, और नंबर ए लिख देता हूँ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल का मतलब समझ में आ रहा होगा आप यहाँ तक, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का मीनिंग मैंने लिया, आप यहाँ तक पहुँच रहे थे तो आपने ये ले लिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है इन केस जिस हिल का आप हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हो किसी वैली या घाटी के दूसरी साइड हो, यू डू वांट टू मेज़र द हाइट ऑफ ए ट्री, बट ये आपका किसी रिवर के उस पार हो, यानी इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो, यहाँ तक आपका पहुँच पाना पॉसिबल नहीं हो। और अगर यहाँ तक आपका पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या काम करेंगे। अब की बार हम बात करते हैं, ध्यान देखना, जो मैं बात करता था इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपसे कहा था। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कैसा होगा, चलो कुछ भी हम मान लेते हैं, कोई भी हिल है, कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है। शर्त यह है कि ये किसी ऐसी जगह पर है कि इस एरिया में आप पहुंच नहीं सकते। ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, अपोजिट साइड ऑफ ए वैली, या और कोई चीज़, कुछ भी, एनी ऑब्स्टेकल इज देयर, यू कांट रीच टू दिस ट्री और द बिल्डिंग और द माउंटेन डायरेक्टली। जब आप डायरेक्टली पहुंच पा रहे थे तो आपने क्या किया था, ध्यान दिया है, तो आपने सीधा सीधा एंगल मेज़र किया था और डायरेक्ट आपने tan थीटा कैलकुलेट कर ली थी। अब सवाल बना, इस केस में आप क्या करेंगे, तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ और आप लोगों को याद आएगा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड इन द 10th NCERT। अब मैं आपसे कहता हूँ इन दिस केस नाउ सिलेक्ट 2 पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ 1। आप एक काम करेंगे, एक पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करें, कोई भी 1 मान लिया अभी फॉर कन्वीनियंस। पॉइंट 1 यहाँ से आप एक एंगल ऑफ एलिवेशन लें। इसके बाद आप चले आए सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट, और ये देख लें डिस्टेंस कुछ भी x मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो भी 50 मीटर 100 मीटर। नाउ अगेन मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम देयर। ज़रा याद करें, क्या 10th में ऐसा फिगर आपने पढ़ा था, हाँ या ना बताएं। यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन बहुतों याद आ गया होगा, वी हैव सॉल्व्ड इट। इसका मतलब फिर समझ में आ रहा होगा, एक बार tan थीटा 1 ले लूँगा, एक बार tan थीटा 2 ले लूँगा, और उसकी हेल्प से मैं ये हाइट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब समझ में आ गए होंगे व्हाट आर द ट्रायंगुलेशन मेथड्स। इट इज़ नॉट द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हाइट, ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये कैसा मेजरमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। मेथड का नाम भी समझ में आ गया होगा, विच इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगल्स पर बेस्ड है, और द ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंपल फंडामेंटल्स ऑफ हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री। आए हम लोग एक काम करते हैं, आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आपके कॉपी पेन का मामला ले लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मेथड, एक तो आप सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ आ जाए। अब कॉपी पेन का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप एक हेडिंग लें, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। डाल दिया। नंबर ए बढ़िएगा ट्रायंगुलेशन मेथड। हेडिंग्स लेते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड, और ट्रायंगुलेशन मेथड में भी जो हम पहला पार्ट लेंगे वो आप किसके लिए ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप लीजिएगा हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल टावर और ट्री। हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल टावर और ट्री। क्या इतनी हेडिंग आपने डाल दी, हाँ ना बोले? अरे यस सर। ठीक है, जैसे आप इतना ले लेते हैं। अब आप एक काम करें, ये छोटा सा फिगर आपने आ रहा होगा, हमने फिर एक बार क्या काम किया, ध्यान देखें। हमने ले लिया है, ये आपकी कोई भी ए बी आपकी टावर है, ये मान ली हाइट h, ये हमने ले लिया पॉइंट x डिस्टेंस पर, कोई भी पॉइंट ले लीजिए मज़े से C, और एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा मैं आपसे बता रहा था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना हो जाएगा, थीटा। ये तो दिख ही रहा होगा, है ना।
इतना फिगर बना दें, दिख रहा होगा मुझे से, वही पुराना काम है जो मैं यहाँ बना रहा था उसी को यहाँ बना दिया, समझ में आ रहा है? यही हमने यहाँ पे लिया था, उसी को ऐसा लगे तब क्या बता रहे थे, मैंने कहा तब भी यही बता रहे थे, बस तब ट्री का फोटो बना दिया था आपको समझने के लिए। नाउ इन सिंपल मैनर जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल। बना दिया फिगर, फुर्ती से एक ए बी और एक लाइन लिखेंगे केवल, बाकी डिटेल में फिर ये आपको शीट भेज दूंगा, डिटेल में उससे लिखते रहिएगा। ट्रायंगल बन जाए मुझे बताइएगा। और बाकी लोग भैया चैट पे हाँ या ना लिख दिया करो, डन सर कम से कम, ताकि पता लगता रहे कि आपने बना दिया है, ठीक है ना, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता, एक आध आदमी केवल बता देता है। ठीक है, मज़े से चैट सेक्शन मेरे सामने खुला रहता है, हो जाए तो खट से उसको डन लिख दिया करो, ठीक है ना। बढ़िया, जैसे ही आपने बनाया बस तो एक काम कर दो, इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा, द हाइट ऑफ टावर ए बी इज़ एच, लिख दें द हाइट ऑफ टावर ए बी इज़ एच। ठीक, और जाइएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड, नीचे जाएंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड बाई अ सेक्सटेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड बाई अ सेक्सटेंट। by a sextant from distance x, शॉर्ट में कर दिया है, फ्रॉम डिस्टेंस x, दिख रहा होगा डिस्टेंस x से मेज़र किया है, सीधा नीचे चले आएगा, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एक्स, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई एक्स। ये भी आपको नजर आ रहा है, tan थीटा कितनी हो जाएगी, हाइट अपॉन दिस, और अगला एक लास्ट स्टेप, दस h इज इक्वल्स टू x tan थीटा। ये मेथड तो 1 मिनट का था, तो मालूम ही है, कर दिया इतना, h इज इक्वल्स टू x tan थीटा। बाकी मैंने कहा थोड़ी बहुत लैंग्वेज जब फेयर करना तब इससे नोट कर देना, है ना, इतने से आपका काम चल जाएगा। तो क्या आपने इसको नोट कर दिया, h इज इक्वल्स टू x tan थीटा? यस सर, यस सर, ठीक है, और इतना लंबा है सर, ठीक है। चले अब एक नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद अगला नंबर, अगले नंबर पे आप जाएंगे, ये है हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल टावर, तो एक अगली डाल दीजिएगा, इनएक्सेसिबल टावर और ट्री। इनएक्सेसिबल टावर और ट्री में आपको क्या करना है, देखें पहले एक सेकंड में देखें, यही फिगर मैंने आपको पहले दिखाया था, ये रहा आपका एक इनएक्सेसिबल हाइट ऑफ टावर, दिख रही है एच। इस एच के बाद आप चेक करिएगा, ये जो एच आपने बना रखा है, इस एच को, ये जो टावर है इसको आपने एक बार थीटा 1 यहाँ से मेज़र किया है, थीटा 2 आपने यहाँ से मेज़र किया है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया है यहाँ का x, और ये हमने मान लिया है कितने डिस्टेंस पे आपने से लिया है, तो ये मैंने मान लिया ये है आपका d। अरे ठीक, तो एक काम करें, इस फिगर को भी मज़े से दिखा दो। बढ़िया, यही कह रहे थे, 2 बार एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, एक ए बी, द हाइट ऑफ टावर इज एच, दैट्स वाई इतना डिस्टेंस मैंने कहा था आप पहुंच नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद ले लें एक और एंगल, कहीं और से लें एलिवेशन। सो मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन 2 टाइम्स फ्रॉम सी एंड डी। ठीक, ओके, प्रोसेस समझ में आई गई है, प्रोसेस समझ में आ गई है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। बस तो एक काम कर दें, इसमें आप लिख दीजिएगा द एंगल्स ऑफ एलिवेशन थीटा 1 एंड थीटा 2। इसमें आप बताएंगे द एंगल्स ऑफ एलिवेशन थीटा 1 एंड थीटा 2, इन शॉर्ट चल रहे हैं, बाद में फेयर में पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। एंगल्स ऑफ एलिवेशन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट्स सी एंड डी, वो दिख ही रहे हैं फिगर में, आर मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट सी एंड डी। ठीक, अब कुछ मत करो, बहुत साधारण सी चीज़ आपको दिखाते हैं, और जो आप देखेंगे उसी को हम लिखते हुए जाएंगे। ज़रा देखें, 10 वही 10th वाला क्वेश्चन है, क्या करोगे, tan थीटा 1, tan थीटा 1 देखो ध्यान से, tan थीटा 1 मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, ये बेस दिख रही है, कर दें tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स, कर दो मुझे, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h बाई एक्स। आ गया,
और tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स आया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं h अपॉन टेन थीटा, या मैं सीधा कह देता हूँ ये हो जाएगा h कॉट थीटा। चाहे जैसा आप लिखना चाहें, चाहे टेन थीटा में लिख दें, चाहे आप कॉट थीटा में लिख दें, तो कर दें इतना। और किसी को h अपॉन टेन थीटा लिखना हो तो वैसा भी लिख सकता है, ठीक है ना। मिल गया इतना। अब ज़रा इस दूसरे ट्राइंगल को देखें, यहाँ पर देखें जो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन यू हैव टेकन इट इज थीटा 2। So for tan theta 2 it is the perpendicular h and this is the complete base. Complete base मतलब x plus d. So now tan theta 2 is equals to h upon d plus x. कर दें अगले स्टेप में, tan theta 2 is equals to tan theta 2 is equals to आपको कितना आएगा h upon x और प्लस d, यानी अगली बार आपको मिल जाएगा x प्लस डी इज इक्वल्स टू h अपॉन टेन थीटा 2। सो इन 11th यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन इट एज h अपॉन कॉट थीटा 2। एनी ऑब्जेक्शन? जो दो इक्वेशंस आपकी आई हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। Watch the equation number 1 and 2 carefully. You have solved such type of equations, a lot of equations, such type of equations in 11th. It is x plus d. इसको इसमें से subtract कर दो and you will get the d. दिख रहा है? कहाँ जाएंगे? On subtracting, और क्या subtracting? 1 from 2। अच्छा, 10th टाइप लिख के सब्ट्रैक्ट तो नहीं करोगे ना, कि ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करूं? बोलो वाल को। सर वैसे कर दूं, डायरेक्ट कर लेना। x प्लस डी माइनस x खत्म, कितना बचा d, और h कॉट थीटा 2 माइनस h, अच्छा यहाँ 1 लिखना भूल गए थे अपन गलती से, और माइनस h अरे और देखें ध्यान से, हम लगभग वी हैव रीच्ड टू द सॉल्यूशन। दैट मींस d इज इक्वल्स टू h एज द कॉमन, वेल डन, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। और थोड़ा दिमाग लगाओ तो h नहीं आ रहा समझ में, क्या आ रहा है, क्या कह रहा हूँ? आ गया ना, इतना इशारा बहुत है। h इज इक्वल्स टू यार, यस सर। हाँ, फिर भी चलो किसी बेचारे को नहीं आया हो तो मैं क्या करूँ, लिख देता हूँ। चलो छोड़ो, किसी एक आध को नहीं आया हो तो उसके लिए यहाँ लिख देंगे h इज इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन ज़्यादा हो तो ब्रैकेट, दैट्स ऑल। ये कौन सा मेथड हो गया ट्रायंगुलेशन का? इनडायरेक्ट हो गया सभी का, आप चेक कर लें। चलो, माधव सिंह ने बीच में नो सर लिखा है। माधव सिंह, कुछ रह गया क्या? माधव, कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, ओके। ये हो गए हमारे ट्रायंगुलेशन मेथड। अब हम बात करेंगे आपसे रिफ्लेक्शन मेथड्स की। तो एक नेक्स्ट आएगा, ये आपने कौन सा पढ़ा था, पिछला था ट्रायंगुलेशन मेथड। नेक्स्ट आएगा रिफ्लेक्शन मेथड्स। रिफ्लेक्शन मेथड्स की मैं एक बार समरी देता हूँ, फिर उसके बाद हम उनको देखेंगे, ठीक है ना। कर दें रिफ्लेक्शन मेथड, डाल दें, नेक्स्ट डाल दिएगा। रिफ्लेक्शन मेथड क्या होते हैं ये मैं बात कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन मेथड एक बहुत सिंपल ही चीज़ पर बेस्ड होते हैं, एंड दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल विच इज़ नोन एज द इको। इको तो याद है, इको हुआ करती थी द रीहियरिंग ऑफ साउंड। इको याद होगा, किसी आप वैली में, किसी कैसल में, किले में खड़े हो जाएं, ऐसी किसी जगह पे हो, तो जो अगर आप ज़ोर से चिल्लाएं देन द साउंड रिटर्न्स बैक। द सेम साउंड कैन बी हर्ड आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इको। ये 9th में हम पढ़ते भी थे इको।
हाँ थोड़ा गूंजना। बिल्कुल नहीं, गूंजना नहीं, गूंजना नहीं होता। गूंजना होता है, अगर गूंजने के लिए वर्ड लोगे वो वर्ड आता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन। सर गाड़ियों पे चिल्ला दे सर पहाड़ पे वो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन ये है कि आप कमरा खाली कीजिएगा, जैसे आप अपने जिस रूम में रह रहे हैं उसको खाली कर लो, कई बार अपने आप पुताई होती है, सफाई होती है, उसमें आप बोलोगे तो आपने रहेगा द साउंड परसिस्ट्स, और चलो परसिस्ट से सिंपल वर्ड देता हूँ, द साउंड कंटिन्यूज। जैसे आपने कुछ भी बोला तो ऐसा लगता है कि वो आवाज़ गूंज रही है, लॉन्ग हो जाती है, खींची हुई। और इको क्या है? इको इज़ द रिटर्न ऑफ द साउंड। जैसे मैंने कहा था किसी किले में, किसी गहरे कुएं में, इन केस ऑफ द वैलीज आप चिल्लाएं हेलो, आप देखेंगे आफ्टर 1 और 2 सेकेंड समवन आंसर्स हेलो। सो समवन नॉट आंसर्स, कोई आंसर नहीं देता, ये आपकी अपनी हेलो है जो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के रिटर्न होके वापस आई है। सो रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड या री हियरिंग ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड इको। अब इको मेथड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देखो, जितनी ये बेसिकली जितने बता रहा हूँ सारे इको मेथड हैं, केवल नाम के बतौर अलग हो जाएंगे, प्रिंसिपल इज जस्ट द इको। सबसे पहले बताता हूँ इको मेथड में सबसे सिंपल, पहले इको यानी इको ऑफ द साउंड की बात करते हैं। जो भी आप बात कर दे, कोई वैली है, कोई पहाड़ है, कोई माउंटेन है और आप यहाँ कहीं खड़े हैं, समझ आ रहा है? वैलीज़ के आसपास तो ऐसे ही खड़े होगे ना, कहीं ऐसी टेरेन होगा। अब आप यहाँ कहीं खड़े हैं, यू डू वांट टू नो द डिस्टेंस ऑफ दैट वैली और माउंटेन। इन फॉर दैट केस आप क्या करते हैं, आइदर बहुत पास हो, शाउट लाउडली, और शॉट फ्रॉम ए गन, एक गन फायर करें। कई बार क्रैकर फायर करते हैं। जैसे ही आप गन फायर करेंगे आपका ध्यान जाएगा, साउंड विल मूव फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, then it will return back, so it will be heard again, and that is called echo। मैंने कहा था ये चीज़ इको कहलाती है। दोबारा आपको जो साउंड है दोबारा सुनाई देगी 1 या 2 सेकंड बाद, और जब 1 या 2 सेकंड बाद सुनाई दे रही है तो बस विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच और समथिंग अदर इंस्ट्रूमेंट यू कैन मेजर नोट द टाइम इंटरवल ऑफ इको। टाइम इंटरवल आप नोट कर लें, और एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं। क्या आपको ये ध्यान था? हाँ या ना बताए, ये फॉर्मूला सभी को मालूम है ना भैया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम। बस तो एक छोटा सा काम कर दें, ज़रा ध्यान से देखें। डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस द साउंड हैज़ कवर्ड, लेट द डिस्टेंस बी डी। मैंने सपोज कर लिया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डी मान लेता हूँ। डी डिस्टेंस जाना एंड रिटर्न ऑफ डी, सो दैट्स वाई द टोटल डिस्टेंस इज 2d इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, लेट इट बी v। बाकी आप मालूम है नॉर्मल कंडीशंस पे, एनटीपी पे, नॉर्मल एयर में आपकी स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, बट इन केस ऑफ रेनी सीजन, कोल्ड सीजन और हाईली समर सीजन इट में फ्लक्चुएट बाई सम अमाउंट। तो द फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ साउंड इज टेकन। अभी हम कैसी लेंगे, स्टैंडर्ड हमने ले ली 332 मीटर पर सेकंड, और इनटू टाइम, टाइम हमने मेज़र कर लिया था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। तो ध्यान से देखें, स्पीड आपको मालूम है, टाइम आपको मालूम है, तो आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो तो गया, नहीं दिखा? डिस्टेंस इज इक्वल्स हो जाएगा हाफ वी टी, दैट्स ऑल। जो भी आपका वी और टी का प्रोडक्ट आ रहा है उसको आप हाफ कर दें। फॉर एग्जाम्पल अभी सिंपलिसिटी के लिए मान के चलता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस। 4 सेकंड बाद आपकी साउंड लौट के आई, द साउंड रिटर्न्स आफ्टर 4 सेकंड्स, सो 300 इंटू 400 दैट इज 1200, सो द डिस्टेंस ऑफ द हिल इज 600 मीटर। समझ में आ गया क्यों? 600 जाने का, 600 आने का, हो गया मेजरमेंट खत्म। तो ये मेथड क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्योर इकोसिस्टम। बाद में समझ में आया, दिस इकोसिस्टम इज नॉट वेल एप्लीकेबल फॉर लार्ज डिस्टेंसेज, एंड इन केस ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेज जस्ट चेंज द वेव्स। इको वेव्स मतलब, इको वेव्स में आप इस्तेमाल करते हैं सिंपल साउंड वेव्स। अच्छा, साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात पूछता हूँ, किसी को याद है कि जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच कैन बी हर्ड बाई अ सिंपल ह्यूमन ईयर,
क्या आप बता सकते हैं हमारे कान को कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड ईजिली सुनाई देती है? more than 20 hertz. 20,000। सही कह रहे हैं, हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, और चलो फॉर सिंपली 20,000 हर्ट्ज एग्जैक्टली देयर इज आवर हियरिंग लिमिट। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज that was known as the infrasonic sound in 9th class. Infrasonic sound can be heard by the dogs etc. और ये जो एनिमल्स हैं। And there is the sound of more than 20,000 hertz that was called ultrasonic waves और ultrasound waves। ये याद आ जाती हैं क्योंकि हम इन पे बात करेंगे 1 मिनट बाद, ठीक है। तो मैंने कहा था सबसे पहले तो आपने इको में कौन सा लिया था? सिंपल साउंड वेव्स थी विच कैन बी हर्ड बाय अस। नाउ गो फॉर सम अदर वेव्स, यूज द रडार। किसी ने नाम सुना है क्या? यस सर। रडार आप देखेंगे कहाँ मिलता है हमें? सर शिप्स वगैरह, शिप्स वगैरह में, बढ़िया। और बताता हूँ जो आपकी बॉर्डर है उस पर लगे होते हैं, और बिल्कुल सिंपल ग्वालियर में देखेंगे महाराजपुरा एयरबेस पे आपको राडार लगे हुए मिल जाएंगे। राडार का पर्पज़ ही होता है, इट इज़ अ सिस्टम विच डिटेक्ट्स द एनिमी प्लेन्स, जो कहीं ना कहीं एनिमी प्लेन्स को डिटेक्ट कर रहा होता है और उनको बता रहा होता है कितने डिस्टेंस से किस आपके एंगल पर मौजूद है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सिंपली इसी इको मेथड पे। आप देखेंगे देयर इज़ अ डिश एंटीना, जैसे आपके यहाँ टाटा स्काई या मैंने कहा D2H या लाइक वाइज डिशेज़ लगी होंगी, एक लार्ज साइज डिशेज़, और हो सकता है इन सम पिक्चर यू हैव ऑल्सो सीन इट। जो एयरफोर्स कैंपस में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं उन्होंने तो प्रैक्टिकली देखे भी होंगे, बाकी भी कोई देख सकता है। नहीं देखे हो तो किसी फिल्म में आपने ध्यान दिया, ऐसे डिश एंटीना लगे रहते हैं, बराबर वाइब्रेट करते रहते हैं इधर से उधर। ये क्या करते हैं ध्यान देखना, इस एंटीना से जो हम बात करें, जैसे मैंने कहा ये आपका एंटीना है ना, इसी टाइप का होगा। यहाँ जो आपका ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ होते हैं, इट एमिट्स द माइक्रोवेव बीम्स। ये आपका क्या काम कर रहा होता है? इट सेंट द माइक्रोवेव बीम इन द स्काई। जैसे ही माइक्रोवेव बीम आसमान में जाएगी, एंड इफ एनी एनिमी प्लेन और मिसाइल इफ इट एंटर्स इन द स्काई देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम। और जैसे ही मैंने कहा इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम, सो वी हैव रीच्ड टू द मेथड ऑफ इको। वही प्रिंसिपल ऑफ इको पे आप पहुंच गए। वेव गई है, मिसाइल या आपने कहा प्लेन से रिटर्न होके रिफ्लेक्ट होके वापस आई, फिर वही। बाकी इसमें मैंने कहा इसमें आपको स्टॉप वॉच की ज़रूरत नहीं है, दैट देयर इज़ द कंप्यूटराइज सिस्टम इटसेल्फ, इट कैन मेजर माइक्रो सेकेंड्स। फिर वही काम करेगा, कौन सा काम जो अभी बात कर रहे थे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बस ये याद रखिएगा, जो माइक्रोवेव्स हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट से है। फिर मैंने मान लिया लेट द डिस्टेंस ऑफ प्लेन इज d, सो d जाना d आना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2d। बस यहाँ स्पीड बदल दूंगा, और स्पीड ऑफ लाइट अब तो याद है ना, वी हैव डिस्कस्ड इन ऑन द प्रीवियस टर्न 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो याद ही थी। टाइम नोट कर लीजिए, यू विल गेट द डिस्टेंस डायरेक्टली। यहाँ आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी, रडार का कंप्यूटर अपने आप आपको कैलकुलेट करके डेसिमल पॉइंट्स बता देगा, इतने मीटर या इतने किलोमीटर पे आपका प्लेन है। अब एक सवाल था, राडार क्यों कहलाता है? देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रडार? तो रडार का पूरा नाम बता देता हूँ, ये कहलाता है रेडियो डिटेक्शन। डिटेक्ट करना माने तो मालूम है भाई, डिटेक्शन माने मालूम है, किसी को नहीं मालूम? और डिटेक्शन माने नहीं मालूम? ठीक है माधव सिंह, तुम्हारा भी एक सेकंड जवाब देते हैं। डिटेक्शन, डिटेक्टिव्स वर्ड नहीं सुना? डिटेक्टिव जो कुछ खोजबीन जांच पड़ताल कर रहे हो। हाँ, तो डिटेक्शन मतलब यही तो होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंजिंग मतलब समझ में आ रहा होगा, रेंजिंग का मतलब होता है टू मेजर द डिस्टेंस। रेंजेस का जो है डिटर्मिनेशन हम करते हैं, सो दैट इज द। रडार और सोनार में डिफरेंस क्या होता है? वो अभी हम बात करेंगे, एक सेकंड बस आप देखें। पहले तो राडार समझ गए क्या, ऐसा मुझे बताएं। ठीक, चूँकि मेरे पास इस मीटिंग में अपने पास 2 मिनट बचे हैं, पहले मैं माधव सिंह का जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने अभी दिया था 1 मिनट पहले।
जो आप पूछ रहे हैं माधव सिंह जी, आप पूछ रहे हैं वो कहानी है 20 हर्ट्ज से जो लेस देन साउंड होती थी, वो मैं आपको बताऊं 20 हर्ट्ज से लेस देन वाली मैं नाम लिख देता हूं। ये आपके लिए कहलाती थी इंफ्रासोनिक, और मैंने कहा था ऐसे डॉग्स सरीखे एनिमल सुन पाते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है दैट इज़ नोन एज दी, और जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अल्ट्रासोनिक जो सोनार सिस्टम है जो आप पूछ रहे हैं इसी पे बेस्ड है, तभी मैंने इसकी चर्चा की थी ना अल्ट्रासोनिक और ये इसकी। अल्ट्रासाउंड जो हॉस्पिटल्स में होता है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की जो है उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए, वो भी आप देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स ही रहती हैं। तो क्या है, पहले तो ये देखें क्या ये दोनों मेथड क्लियर हो जाते हैं एक ही बार में। नंबर 1 मैंने कहा सिंपल साउंड वेव, सिंपल साउंड वेव ले रहे हो, इको वही सेम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, केवल वेव बदलेंगे, मेथड वही है। वेव्स भेजी वापस आई, नोट द टाइम इंटरवल, यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 2d लेना है, टाइम मेजर करना है, केवल स्पीड चेंज होगी वेव टू वेव, साउंड की स्पीड अलग होगी, लाइट की अलग होगी, किसी और की अलग होगी, ठीक है ना। Then that there was the radar. Radar means the radio detection and ranging. Again the same method was there. ठीक, अब हम इसके बाद पहुंचेंगे आपके एक नेक्स्ट मेथड पे, और नेक्स्ट मेथड जो आप पूछ रहे थे वही आएगा जो आप पूछना चाह रहे थे, दैट वाज सोनार। ठीक है, और मीटिंग अगर एंड हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है जैसे ही मैं बता रहा हूँ बीच में अचानक एंड हो जाए। आए हम सोनार की बात कर रहे थे, तो सोनार इज द sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging, sonar used the ultrasonic waves. अब रेडार और इसका सोनार का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रेडार यूजेस दी माइक्रोवेव्स यानी कि रेडियो वेव्स, सोनार यूजेस दी अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब वो क्वेश्चन आता कौन सा वाला कि आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था। तो दोनों सिस्टम में अलग अलग वेव्स इस्तेमाल करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो आपका रेडार था दैट इज़ यूज्ड इन एटमॉस्फेयर इन एयर। एयर में आपकी स्पीड ऑफ लाइट बहुत बेहतर आती है, वेव्स बहुत बढ़िया फंक्शन करेंगी। लेकिन अगर आप बीनीथ द वाटर हो दैट मीन्स फॉर अंडर वाटर नेविगेशन, जो नेविगेशन आप कहाँ कर रहे थे एटमॉस्फेयर में, देयर आपने क्या लिया था, इन दैट केस वी हैव सिलेक्टेड द रेडियो वेव्स बिकॉज द स्पीड इज हाईएस्ट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। माइक्रोवेव्स कैन बी सेंट इन फॉर्म ऑफ बीम टू लार्ज डिस्टेंसेज। इवन आप देखेंगे जो रेडार सिस्टम है माइक्रोवेव सिस्टम है, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेज ऑफ नियर बाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। जैसे मून का डिस्टेंस है, मून का डिस्टेंस आप देखेंगे सबसे पहले माइक्रोवेव बीम की हेल्प से निकाला गया था, यहाँ तक नॉर्मल साउंड नहीं जाती। अब फिर एक सवाल आया अंडर वाटर, जो मैं कह रहा था जब जाओगे तो एक महान बात पता चलेगी, लाइट और रेडियो वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। ये पानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और एब्जॉर्ब होने वाला समझ में आ रहा है। अगर आप माइक्रोवेव्स माने चलें कहीं सी के डेप्थ में एट द बॉटम ऑफ ए लेक या सी कोई शिप डूब गया है, आप उसको ढूंढना चाह रहे हैं, आप माइक्रोवेव्स भेजेंगे तो बट दीज विल नॉट रिटर्न क्योंकि दीज आर एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो यहाँ पर हमें वेव चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर हम कौन सी वेव उठाते हैं, बाकी प्रिंसिपल फिर वहीं सेम है। प्रिंसिपल इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल इन शॉर्ट आपसे क्या कहता हुआ जाएगा, प्रिंसिपल इन शॉर्ट आपसे कहेगा कि अगर ये आपकी वाटर सरफेस है, बढ़िया एक नाव या शिप में बैठे एंड व्हाट आर डूइंग फ्रॉम दिस बोट, गेट अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, सेंड द अल्ट्रासोनिक और ultrasound waves, these will get reflected by this object, note the time interval, and again the same process, distance is equals to speed into time, that means 2d is equals to vt or d is equals to
half Vt. So you are watching this formula third time. And now in these days there is one more method, and that is called lidar. इन lidar भी हम माइक्रोवेव से भी बेहतर वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। एल से याद आती हैं कौन सी बहुत शानदार वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और थोड़ा अंदाज लगाओ सबसे शानदार वेव आज की डेट में जिनका नाम एल से शुरू होता है। अभी याद नहीं आया? हाँ, लेज़र वेव्स, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इनका भी पूरा नाम लिख देंगे। चलो, तो ये मोटे तौर मैंने कहा मेथड तो समझ में आ गया होगा। और इसको हम पढ़ देते हैं। जनरली इसको अभी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसको आप लिख आराम से शीट भेज दूंगा, उससे लिख दीजिएगा, क्योंकि पूरा समझ में आ गया होगा। प्लेन थ्योरी है। सबसे पहले ध्यान देखना, पहला मेथड हमने कौन सा लिया था? द इको मेथड। इको मेथड तो याद है, गन शॉट या क्रैकर या ऐसा कुछ करेंगे। क्या कह रहा है? टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ ए हिल फ्रॉम ए डेस्टिनेशन पॉइंट पी, अ शॉट बी फायर्ड फ्रॉम पी। शॉट बी फायर्ड, एक गन फायर करें, या मैंने कहा था कोई गन फायर नहीं करनी, क्रैकर इस्तेमाल करें, पटाखा। द साउंड ऑफ शॉट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डी टुवार्ड द बिल्डिंग। डिस्टेंस डी बिल्डिंग की तरफ जाएगा, फिर वापस उतना ही लौट के आएगा। गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग, द रिफ्लेक्टेड साउंड ट्रेवल्स द डिस्टेंस डी। जो आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड है ये भी आपकी डिस्टेंस डी ट्रेवल करती है। और फिर क्या होगा? देन एन इको ऑफ द शॉट इज हर्ड। यही समझा रहे थे ना, फिर आपको उसकी इको सुनाई देगी। जब इको सुनाई दी, देन आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना होगा? डी प्लस डी। वी हैव टेकन इट डायरेक्टली टू डी एंड डी, तो वो आपको समझाने के लिए शीट में डी प्लस डी लिख दिया है। तो डी कितना हो जाएगा? हाफ वी टी। एज वी इज़ नोन, स्पीड ऑफ साउंड आपको मालूम होती है। डी कैन बी कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग द टाइम टी। अगर आपने टाइम टी किसी स्टॉप वॉच या ऐसी किसी डिवाइस से मेज़र कर रखा है, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। क्या अब ये रिपीट में समझ में आ जाता है? कोई डाउट तो नहीं है इस मेथड में? देख लें, कोई डाउट हो इस मेथड में तो फुर्ती से बताएं। नहीं, बस तो फिर बाकी में तो कुछ होगा ही नहीं, बाकी तो सेम टू सेम वहीं रिपीट होने हैं। दूसरा आप देखेंगे कौन सा आएगा? सेकंड वन मेथड इज़ द रडार मेथड। और राडार मेथड अभी आपसे चर्चा हम कर ही रहे थे। राडार मेथड मैंने आपसे कौन सा कहा था? राडार मेथड क्या होगा? ठीक है, रडार मेथड आपका होता है, इन दिस मेथड a strong and narrow beam of radio waves या microwaves is sent from a transmitter towards a planet or moon। जो मैंने कहा था नॉर्मल, हम कहता है डिफेंस सिस्टम में कौन इस्तेमाल कर रहा होता है? डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपके एयरफोर्स ऐसे लोग बॉर्डर पे। और मैंने कहा अदरवाइज़ आप इसका एस्ट्रोनॉमी में कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मैंने कहा था ना, मून का डिस्टेंस आपने सबसे पहले इसी मेथड से निकाला था। ठीक है, कोई मैसेज नहीं? ठीक है, ओके। टुवार्ड्स ए प्लेनेट और मून व्हेन दिस बीम रिफ्लेक्ट्स बैक, फिर वही मेथड है। अब माइक्रोवेव बीम इस्तेमाल करो, जब भी रिफ्लेक्ट बैक हो के आएगी, इट इज़ रिसीव्ड बाय ए ट्रांसमिटर रिसीवर। फिर वही द टाइम इंटरवल बिटवीन, कौन सा टाइम इंटरवल? इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसेप्शन। कब गई कब आई, बीच का टाइम इंटरवल, और वो भी आपको नोट नहीं करना, वो कंप्यूटराइज सिस्टम दे इट सेल्फ नोट एंड कैलकुलेटेड। आपको तो डायरेक्ट स्क्रीन पे डिस्टेंस दिखेंगे। एंड रिसेप्शन ऑफ द बीम इज नोटेड इफ द डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 2d इज इक्वल्स टू ct। एंड वाई द ct? क्योंकि इन दिस केस द रेडियो वेव्स में आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ली जाती है, और वो आपकी कितनी होती है? तो हमने लास्ट टर्म पे भी डिस्कस किया था, वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे 10th से भी याद होगी, ये क्लियर हो जाता है। इस मेथड में आप किसी को क्वेश्चन का है ना, मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ फुर्ती से। नहीं, आराम से बताए। 3 लाइन है, शीट भेज दूंगा, लिख देना है ना, कोई ऐसा मत कहना बोल के लिखाओ सर। तीसरा चले आओगे, तीसरे की जो बात कर रहे थे वो भी वहीं का वहीं है।
वो कौन सा है आपका मेथड? वो है आपका सोनार मेथड। सोनार क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये बता दिया था। क्या कह रहा है? हाँ, ये फिर याद दिलाऊं, मैंने कहा था अंडर वाटर जो आप मेजरमेंट्स करते हैं, फॉर दैट पर्पज वाई द साउंड वेव्स आर यूज्ड, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बिकॉज लाइट और रेडियो वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय वाटर, वो लौट के ही नहीं आएंगी। इसमें पे जाए, इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज और डेप्थ अंडर वाटर। क्यों? बिकॉज रेडियो वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय वाटर। आप कहेंगे इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? इस लाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि कभी कभार आपसे इतना ही पूछ लेगा, कितना वाई द साउंड वेव्स या अल्ट्रा साउंड वेव्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट अंडर वाटर, तो ये ज़रूर बता दिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स ये भी आपको ने बताई दी थी, कौन सी होती हैं? न्यू ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। न्यू मीन्स द फ्रीक्वेंसी आर ट्रांसमिटेड। बाकी वो प्रोसेस वही है, भेजोगे, आने दोगे और टाइम नोट करोगे, दैट्स ऑल, फॉर्मूला वही निकलेगा। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ दूँ, है ना। आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ओशियन विच आर रिफ्लेक्टेड बाई अ सबमर्ज रॉक और सबमेरिन, जो भी हो नीचे, सबमेरिन होगी, रॉक हो सकती है, कोई पुराना शिप हो सकता है, कोई अदर ऑब्जेक्ट जिसका भी आप पता लगा रहे हो, एंड रिसीव्ड बाई ए रिसीवर। फिर वही चीज़ जो असली थी, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन ऑफ द वेव्स इज नोटेड। आप इन दोनों टाइम इंटरवल्स को नोट कर देते हैं। देन इसके बाद क्या करेंगे? वही पुराना कार्यक्रम, इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ रॉक और सबमेरिन देन डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब ये किसको समझाना पड़ेगा यार? तीसरी बार समझा रहा हूँ, तीसरी नहीं, 6th टाइम। 3 बार तो रफ में दिखाया था, 3 बार शीट में दिखा दिया। अभी कोई डाउट? नो सर। बोलो, किसी को हो तो पूछ लो भाई, देखो ध्यान से, ठीक। अब लास्ट एक कहा था आपसे, कौन सा कहा था? लेज़र। लेज़र का नाम याद रखिएगा ज़रा। लेज़र का नाम साफ साफ पढ़ने में आ रहा है? देखो ज़रा, पढ़ने में आ रहा है ना सभी को? चेक कर लेना। लेज़र का पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे तो ये होता है आपके लिए लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट को आप एम्पलीफाई करते हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस के एमिशन से, ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल हम कहा, लेज़र याद होगी, लेज़र बहुत वेल गाइडेड बीम होती है, बिल्कुल बारीक सुई की नोक के फॉर्म में, इतनी बिल्कुल बारीक फाइन बीम के फॉर्म में जाती है। दैट्स वाई इट कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंसेस। एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट के लिए आप इस लेज़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नॉर्मल मेजरमेंट तो वैसे ही हो जाएंगे। फिर वही है, सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। अब जैसे मून का मेज़र करना हो तो क्या करोगे? फिर वही पुराना मामला जो अपन माइक्रोवेव के लिए पढ़ रहे थे, माइक्रोवेव से भी ज़्यादा प्रिसाइज, से ज़्यादा बेहतर कौन सी होगी? लेज़र बीम। वही पुरानी कहानी फिर एक बार रिपीट करते हैं अगेन, बस इसके बाद नहीं। लेज़र बीम इज सेंड टुवार्ड्स द मून फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्ट्स बैक, भेजो और आने दो। द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ लेज़र पल्स इज नोटेड। दोनों इंस्टेंट का आप टाइम इंटरवल नोट कर लेंगे, एमिशन और इसका। एंड इफ द डिस्टेंसेज ऑफ मून इज डी देन अगेन, अब तो 8वीं बार बता रहा हूँ यार, द फॉर्मूला अपीयर्स 8th टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम 2d। और अब भी नहीं समझ में आया तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, आ गया सबको समझ में? नहीं आया? यस सर। पक्का? भाई एक ही आदमी समझ में आता है यार, बाकी सब क्या बिल्कुल मौन व्रतधारी सन्यासी हैं। यस सर आ गया, और रामू को भी आ गया, ठीक है, चलो कुछ को तो आया है ना। बढ़िया। अब आ जाए, एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर सामने देखें, आराम से पढ़ें क्वेश्चन। 1 सेकंड के लिए मैं हटता हूँ। बढ़िया, माधव सिंह समझ में आ गया आपको? गुड वन, ठीक है। देख लें एक बार क्वेश्चन, देख लें, फिर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, है ना। सो वॉच द क्वेश्चन केयरफुली, पढ़ लें, फिर मैं पढ़ूंगा इसके बाद। एक नेट का, एक ऑडियो का, एक वीडियो का। ये स्पीकर को लगाना पड़ता है, मज़ा आता है, बच्चे बोलते हैं। वो केवल बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मैं आपका सेटअप बनवाता हूँ एक बार। हाँ, पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ा?
पीवीटी है, और पीवीटी क्या है फिर वो इसका उससे कनेक्शन करो यार, फ्री हो जाते हैं हम मज़े से, वो ड्राइव पे ले लेते हैं ना। इसमें एक सुविधा मुझे और मिल जाती है, जैसे मेरा क्वेश्चन लंबा जा रहा है उसमें नीचे खिसकता जाता हूँ। चलो बालको, पढ़ लिया तुमने तब तक क्वेश्चन? हाँ ना, बताओ। यस सर। जिससे आ जाता है मुझे। जी आशुतोष सिंह। जूम, अच्छा ये जूम जो है 40 मिनट में फिर करना पड़ता है? करना पड़ता है, मैं सोच रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन लिया जाए। तो इसको आप वो करो ना, अभिलाषा क्लासेस से चलाओ। अच्छा, आपने सब्सक्राइब है क्या? ना उसमें आपको है ना ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस क्लिक किया कि चालू, फिर दोबारा क्लिक किया तो चालू। हाँ, वो नहीं करना पड़ेगा, शेड्यूल्ड करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करना, बस सीधा डन। तो चलो ऐसा करेंगे, अभी आपसे पूछ लेंगे हम। योगेश सर बताएंगे, वो सेट कर देंगे एज ए ट्यूटर। आप रिकॉर्डिंग पॉज कर देना एक मिनट, आपको टाइम देते हैं 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, आपने देख लिया। टोटल टाइम टेकन बाय लेज़र बीम, लेज़र इज ए सोर्स ऑफ, ठीक है वो सब ठीक है। टू रिटर्न द अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मून इज 2.56 सेकेंड। बढ़िया, आपने कर लिया, ये बहुत शानदार चीज़। कितना टाइम ले रही है लेज़र बीम आने का? 2.5 सेकेंड। चलें, बहुत सारे लोग हमने कहा अभी 10th से आए हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं लिख देता हूँ। कितना आपका टाइम दिया था? 2.56 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस मच। और मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लूँगा, D इज इक्वल्स टू हाफ, चाहे आप VT लिख दें चाहे आप CT लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया क्वेश्चन, नहीं आया ध्यान? 8 बार हमने फॉर्मूला लिया। यस, देयर आर सम मैसेजेस। बढ़िया, लोगों ने कर दिया, ठीक, गुड वन। और चले आए, कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस? हाफ। C मालूम ही है, और नहीं मालूम हो तो यहाँ भी दे रहा है क्वेश्चन में 3 × 10⁸ और टाइम था हमारा। ठीक, सबसे पहला सिंपलेस्ट काम तुम क्या करोगे? सिंपलेस्ट काम ये करोगे कि 2 की टेबल पढ़ोगे, और 2 की टेबल पढ़ोगे तो 2 1 जा 2 और शायद 1.28 इतना ही आएगा ना। और भैया 1.8 को 3 से तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे कि नहीं कर पाओगे? जो नहीं कर पाए उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। देखें क्या यही आंसर आ रहा है, ऐसा कई बार क्रॉस चेक कर लें। 3.84 इंटू 10⁸ आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं है। जो आप निकाल रहे हैं वो मीटर में, और जो ये निकला हुआ है ये, क्योंकि हाँ मून का डिस्टेंस मतलब मीटर में, तो इसलिए मून का डिस्टेंस किलोमीटर में। तो जो आपका आ रहा है, आपका ही आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपका आ रहा है 128,384 हो गया, ये तो बिल्कुल सही हुआ। और आपका आ रहा होगा 10⁸ मीटर। अपने मन में इसे 1000 से डिवाइड करें। किलोमीटर मतलब ध्यान है 1 किलोमीटर इज 1000, so that will convert into 3.84 into 10⁸ kilometer. Okay, so done by all the persons, I hope so. Next we can move another question. ऐसा ध्यान रखना, फिजिक्स में फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। ऐसा लगता है पिछली बार मून का राडार वाला क्वेश्चन था, लेज़र बीम वाला, अभी सोनार वाला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक सबमरीन, ज़मीन के बजाय और आसमान के बजाय पाताल लोक की सैर पे चले गए पानी के अंदर। नो, फिजिक्स डजंट चेंज, फिजिक्स विल रिमेन सेम। और इसलिए मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स में आपके बेटा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। देखें ध्यान से, आई हैव रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, दो इट अपीयर्स, दीज आर द 2 different questions appearing from 2 different sides. नो, द फोटो कॉपी इज़ द क्वेश्चन। देखें क्या आपका आ जाता है, हाँ या ना, करें फुर्ती से। फिर वही क्वेश्चन है, a sonar fitted in a submarine sends ultrasonic waves which reach it again after reflecting from other submarine in 50 सेकेंड। कैसा ध्यान जा रहा है? आपको दिया हुआ है, कर लें बाकी लोग, मुझे मेरा इंतज़ार नहीं करें, ठीक। मैं तो केवल उनके लिए चलता हूँ जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सबमरीन्स? स्पीड ऑफ साउंड अब आपको दी है 1450 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ साउंड आपको दी है 1450 मीटर पर सेकेंड। निकल आया, हाँ या ना? यस सर, 36,250 मीटर। ठीक है, उसी को आप एक काम करेंगे, आप फिर 1000 से डिवाइड कर दिएगा, सो दैट विल बिकम 36.25 किलोमीटर।
और आप बिल्कुल सही हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा हाफ इंटू सॉरी यही होगा। और ये आपका डिस्टेंस आ रहा है अगर आप देखेंगे, सो दैट विल बिकम 36250 meters. And again, in case of such type of large distances, divide the digit by 1000 and orally, not in written. 1000 means 1 2 3, so that will become is it clear to all or not? बढ़िया, देखें सभी का हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीटेड बाय ऑल, ठीक है। चलो, और बाकी लोग जो बेटा इनसे कहूँगा थोड़ा कभी कभार रिस्पॉन्स दे दिया करो, है ना। बाकी सब शांति में बैठे होते हैं, मुझे लग रहा है कई। चलें एक नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द हाइट ऑफ ए रॉक माउंटेन इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। आपको एक रॉक की हाइट पता करनी है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 डिग्री to 40 डिग्री ऑन मूविंग 100 मीटर टुवार्ड्स द रॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब भी नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ध्यान देखो। ये क्वेश्चन ये है, देयर इज़ अ रॉक माउंटेन, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 डिग्री to 45 डिग्री। पहले कितना था आपका, ये था 30 डिग्री और अभी ये आपका हो गया 45 डिग्री। ऑन मूविंग कितना चले आप, ऑन मूविंग नहीं आया समझ में, यही पढ़ रहा हूँ ना। हाइट ऑफ ए टॉवर फाइंड आउट करनी है, रॉक माउंटेन। चलो उसको हाइट को एच लिख देता हूँ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। ऑफ इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज। यार ये क्वेश्चन लास्ट ईयर तुम कर चुके हो। मूविंग दिस मच इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, सीधा फॉर्मूला बताओ, बताओ किसी को याद है फॉर्मूला? अरे कॉपी में लिखा होगा पीछे, फुर्ती से देखो। और जिन्हें फिर भी नहीं नज़र आ रहा उनके लिए मुझे ही चलना पड़ेगा। कितनी दिक्कत है यार, कहाँ गया बेचारा, यहाँ कहीं कैलकुलेट कर रहे थे। ये लो, सही है, यही था। आ जाए। कितना हो जाएगा? चलो फॉर्मूला तुम देख लेना, सीधा हो जाएगा। अरे डी लिख दिया है मैंने, फिर भी सीधा जो डिस्टेंस था कितना था, 100 मीटर था। और कॉट 30 और 45 तो कितना हो जाएगा, कॉट 45 और माइनस कॉट 30, उल्टा कर दिया। इधर छोटे से बड़ा होना है तो कितना होगा, कॉट 30 माइनस कॉट 45। वैल्यूज़ तो याद है, कॉट 30 कॉट 45 की नहीं होंगी। कॉट 45 की वैल्यू तो यार सबको मालूम होगी कि नहीं याद है? कॉट 30 tan 30 कितना होता है, tan 30 इज़ 1/√3, इसलिए कहा था ये वैल्यूज़ बिल्कुल पक्का पता हो। तो कॉट 30 हो गया √3 और √3 का मतलब हो गया, यानी h इज इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 100/0.732। मैंने कहा इसके बाद आप डिवाइड कर लेंगे, ये यार आपका काम है, बढ़िया। 50/√3 - 1 यही है, √3 - 1 कर दोगे, √3 होता है 1.732। बढ़िया माधव सिंह, सही निकाला है आपने एग्जैक्टली।
और मैंने कहा √3 की जगह 1.732 रखोगे तो हो जाएगा 0.732, हल्का सा डिवाइड कर लेना फॉर योर कन्वीनियंस कि आप एक बार आंसर चेक कर सकें। आंसर मैंने बगल में लिख दिया, लगभग 136 के अबाउट आपका आएगा, ठीक है ना। तो कर लेंगे सारे लोग। अब इसमें कोई समस्या कहीं से कहीं तक बोले? गुड वन, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेथड पे आपके लिए हल्का सा चलते हैं। इसका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, फिर इसको हम अगले टर्न पे आराम से कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये मेथड कहलाता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ध्यान से देखना बहुत छोटी चीज़ पर बेस्ड है, और पैरेलैक्स मेथड जिस चीज़ पर बेस्ड है पहले तो मैं बताऊँ, वो आपने एक फॉर्मूला जब मैं आपको पीछे रेडियन वगैरह के अबाउट बता रहा था तो मैंने कहा था एक आपको मैथमेटिक्स मालूम होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तो याद आ गया। आपसे कहा था एंगुलर मेजरमेंट का जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें हम एंगल की डेफिनेशन कैसे देते हैं कि इट इज़ द इफ़ देयर इज़ एन आर्क देन ये अगर इसका एंगल सबटेंडेड हो तो एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये रिलेशन होता है। शर्त ये है कि आप एंगल किस में मेज़र कर रहे होंगे, नॉट इन डिग्रीज बट दैट इज़ टू बी मेजर्ड इन रेडियन। 2 पाई रेडियन, π/2, π/4 ये हम लोगों के पिछले लेक्चर में डला हुआ है। अब हम बात करते हैं पैरेलैक्स की। पैरेलैक्स 2 मिनट में ध्यान से मुझसे समझिएगा। पैरेलैक्स एक चीज़ कहलाती है, पैरेलैक्स का मतलब होता है एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 2 अलग अलग पॉइंट से देखें और उसका आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखे, ध्यान रखना मैं कह रहा हूँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखे, तो ये चीज़ कहलाती है पैरेलैक्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके हाथ में पेन है, इस पेन को आप ऐसे रखिएगा, ऐसे रखना कि सामने उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको कोई एक ऑब्जेक्ट हो। जैसे मान चलो मेरे सामने आप पीछे जो एक विंडो है तो मैंने इस पेन को ऐसा रख लिया। अब ये पेन जो है मुझे विंडो के बीचों बीच में दिख रहा है। अब मेरी बात पहले ध्यान से पूरी सुनो फिर करना। अब मैं काम करता हूँ, मैं अपनी एक लेफ़्ट आई क्लोज़ करूँगा और मैं इस पेन को देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ तो मुझे ये विंडो के राइट साइड में नज़र आ रहा है। अभी मैं काम करूँगा, इसको ओपन करूँगा और इसको खोल लूँगा तो मुझे लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है। ज़रा ऐसा चेक करें, कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा आप यहाँ पे फिर से मुझे सुनिएगा, एक मिनट लिसन मी केयरफुली। किसी भी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में पेन को पकड़िएगा, जैसे बोर्ड के रिस्पेक्ट में पकड़ते हैं। एक बार इस पेन को लेफ़्ट आई क्लोज़ करके सिर्फ राइट से देखना, पेन मत हिलाना। फिर एक बार इस आँख को बंद करके इससे देखना, तो ऐसा समझ में आएगा पेन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। चेक करो, किसी भी अपने कमरे में ऑब्जेक्ट के अबाउट ऐसा करके देखो। यस सर। करके देखो सारे लोग और मुझे बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं। कोई भी फ़ोटो हो, कोई भी वॉच, घड़ी टंगी हो, कुछ भी हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसके रिस्पेक्ट में, घड़ी है इधर, इधर घड़ी है, देख लो आराम से करके और फिर मुझे बताओ ऐसा होता नहीं देखे किसी को, फिर मुझे बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। हो रहा है ना, और चेक कर दे, आराम से कर लो। मैंने कहा फिज़िक्स है, एक्सपेरिमेंट है, करो मज़े से, करने में मज़ा आता है, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। आदमी सुन के तो सुनता रहता है, इट इज़ द रिलेटिव और एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स। बोले हैं, मैंने कहा हाँ, इसलिए आराम से करके देखें। ठीक, अब देखें फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उधर विंडो थी, इधर मेरे सामने एक दीवार पे घड़ी है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अभी तो मैं दोनों आँखें की हूँ, अब मैं इसको ऐसे इसके देखूंगा, फिर मैं इसको इससे देखूंगा, फिर दोनों को लगातार खोल बंद करूंगा, खोल बंद, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। पेन मुझे ऐसा लगता है इधर उधर हिल रहा है, हकीकत में पेन नहीं हिल रहा। तो ध्यान देखना, पेन इज़ नॉट मूविंग बट इट इज़ अपीयरिंग टू बी मूव्ड ड्यू टू द चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। व्हाट हैव यू चेंज? वी हैव चेंज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एक बार आपने लेफ़्ट आई से ऑब्जर्व किया, एक बार राइट आई से। पेन मूव नहीं किया था बट पेन का एपरेंट मूवमेंट है, एपरेंट यानी तो याद है आभासी, जो आपको काल्पनिक दिख रहा है, ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है, ध्यान देखना, ये फिनोमेना कहलाता है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मतलब ये रिलेटिव या एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट था पेन, उसका एपरेंट डिस्प्लेसमेंट काय की वजह से, ड्यू टू द चेंज इन
ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जैसे हमने क्या किया था, ध्यान से देखें, हमने अभी ये मान लेता हूँ ये तुम्हारी लेफ्ट आई थी, ये तुम्हारी राइट आई थी, और ये था सपोज करो पेन। एक्चुअली ऐसा लगता क्यों है ये भी बता देता हूँ। व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लेफ्ट आई, देन योर लाइन ऑफ साइट गोज लाइक दिस। आपकी जो रेज हैं इस टाइप से आती हैं, तो आपको लगता है पेन इज हेयर। बट व्हेन यू आर चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अब दिख रहा है, अब पेन दिखेगा इधर, तो इसलिए आपको ऐसा फील होता है चेंज हो रहा है। चेंज कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। अब ध्यान रखना, ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है बेसिस। द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जर्वेशंस पॉइंट लेफ्ट एंड राइट, जैसे आईज थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बेसिस। ये फिनोमेना ऑफ पैरेलैक्स था, और ये जो एंगल बन रहा है ये तो समझ में आ गया होगा, ये दैट इज नोन एज द पैरालैक्टिक एंगल और सिंपली एंगल ऑफ पैरेलैक्स। अब तुम कहोगे इससे जो है, इस कहानी से डिस्टेंसेस के मेजरमेंट का क्या लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम एक सिंपल सा काम करते हैं। आपको मालूम है द साइज ऑफ अर्थ इज ह्यूज, आपकी अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, और इसके साथ एक मज़ेदार बात यह है कि जो आपके प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, उनके डिस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ और एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स द पैरेलैक्स मेथड इज़ यूज्ड। जैसे ध्यान से आप देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ आपको किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है, कोई भी प्लैनेट मान लो मरकरी, वीनस, ऐसा कोई भी, ये वो यहाँ कहीं है। अभी आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ए पॉइंट ऑन द अर्थ, पॉइंट अर्थ पे सिलेक्ट किया। जो मैं अभी कह रहा था एंगल मेजरमेंट, उसी का इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल आपने टेलीस्कोप लिया, विद स्केल आते हैं क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, आराम से उसको एक साइड को रोटेट करें और देखें व्हाट इज़ द एंगल ऑफ दिस स्टार, सॉरी प्लैनेट फ्रॉम हेयर। ये हम इसको देखेंगे और हम ये एंगल मेज़र कर लेंगे, लेट इट बी θ1, कोई समस्या तो नहीं। अब ऐसे ही आप एक काम करेंगे, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करें एट सफिशेंट डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका बहुत बड़ा है, तो ये डिस्टेंस भी अच्छा खासा चूज़ करना है। नहीं कि तुमने कहा एक बार लेफ़्ट आई से देख लेंगे और एक बार राइट आई से। ये जो आपकी बेसिस है लेफ़्ट और राइट आई की बहुत छोटी है, लेकिन ये पैरेलैक्स मेथड क्लियर कर देती है। तो मैंने कहा था इसको आप कहाँ से मेज़र करेंगे, सम किलोमीटर अवे फ्रॉम अनदर पॉइंट। अब इसको आप इससे देखें, वही टेलीस्कोप फिर से, क्या समझ में आया, एंड मेज़र दिस θ2। आपको नजर आ रहा होगा दिस लाइन इज़ द बेसिस, ये तो आपकी हो गई बेसिस। अब एक छोटी सी ज्योमेट्री पूछूंगा और उसका जवाब देना। क्या आप लोगों को ऐसा समझ में आता है, ये एंगल θ1 होगा? अगर हाँ तो कोई मुझे बताओ कैसे, फुर्ती से बताओ। ऑल्टरनेट एंगल है, बिल्कुल सही जवाब। बस तो अगर ये मिल गया तो फिर आपका ये भी माधव सिंह खुश हो गया है। ये आपका हो गया एंगल θ2, बस हो गया हमारा काम। तुम ध्यान से देखो, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला होगा आपका एंगल, टोटल एंगल मिल गया ना, θ1 इधर से, ये अपन ने टेलीस्कोप से मेज़र कर ही लिया था। टेलीस्कोप कितने डिग्री इधर गया, उधर से ही मेज़र कर लिया था कितने डिग्री इधर गया। नाउ वी हैव दी θ1 एंड θ2, दैट इज़ द बेसिस, ये आपको मालूम ही है। और बड़े आराम से आप लिखेंगे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। चलो मैं लिख देता हूँ लेट इट बी रेडियस, दैट मीन्स आर। एंगल, टोटल एंगल इज द, अब भी नहीं दिख रहा, अब तो दिख गया होगा यार।
बस अब क्या बचा, कैलकुलेशन रह जाएगी। तो मेथड आई होप सो समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। ये आपका कहलाता है पैरेलैक्स मेथड, और इसीलिए ध्यान से 1 मिनट में देखें, फुर्ती से इसको हम कवर करते हैं, फिर आप जो है आराम से इनके नोट्स बना के अगले टर्न में लेंगे तो लगभग ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉर द एरर इन मेजरमेंट। देखें पैरेलैक्स क्या कहता है, ये कहता है द रिलेटिव एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट मतलब समझ में आ रहा है, इट इज़ नॉट द रियल, इट इज़ एपरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जो आपने अभी महसूस किया था लेफ्ट और राइट दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर से उधर चेंज किए थे, शिफ्टिंग हुई थी, दिस शिफ्टिंग इज नोन एज द पैरेलैक्स। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। सेम एग्जांपल इज गिवन, और वो एग्जांपल आपका कौन सा है, बिल्कुल अंकुर नोट्स भेज देंगे आज, है ना। इफ वी होल्ड ए पेन इन फ्रंट ऑफ आईज, then on looking at the pen first by left eye then by the right eye, the position of the pen appears to be changing with respect to the background। और इसलिए मैंने कहा था बैकग्राउंड में कोई क्लॉक है या कोई मैंने कहा विंडो है और कोई फोटो फ्रेम हो, इससे आप कंपैरिजन कर लें। द डिस्टेंस बिटवीन द टू आईज LR इज इक्वल्स टू B, दैट इज कॉल्ड बेसिस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इस फिगर में अब आइज़ के बजाय, चूंकि आइज़ तो नॉर्मल रूम डिस्टेंसेस के लिए ठीक थी, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस किलोमीटर्स, तो जो भी आपके एक लेफ्ट पॉइंट एक राइट पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड बेसिस। ध्यान आ गया, ये अपने लिए कहलाता था बेसिस। ये एंगल हमारा क्या कहलाता था, एंगल ऑफ पैरेलैक्स या पैरेलैक्टिक एंगल। आओ आगे पढ़ देते हैं हम 1 मिनट में। is called basis and angle LOR, theta is called parallax angle और parallactic angle। अभी आई होप सो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे, देखें ध्यान से, वही फिगर है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलो पहले फिगर दिखा देते हैं आपको, आराम से देख लें। यही फिगर था ना, कोई प्लेनेट, 2 पॉइंट्स आपने लिए हैं, आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया है φ1, यहाँ से ऑब्जर्व किया आपने φ2, टोटल एंगल आओ दिख ही रहा है φ1 प्लस φ2 का। ये डिस्टेंस जो आपके A और B या L और R जो भी आप नाम देना चाहे पॉइंट को, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज B, और ये लिखा दिख ही रहा होगा, अर्थ की हम बात कर रहे हैं। जो मेथड में आपसे एक्सप्लेन कर रहा था, द मेथड इज सेम। ये आपको इन शॉर्ट में दोबारा दिखा देता हूँ, फिर मैं इसमें आज ख़त्म कर दूंगा। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द डिस्टेंसेज ऑफ मून और ए फार अवे प्लेनेट और ए नियर बाई स्टार। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम सिंपल भाषा में कहते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ प्लेनेट्स। कैसे मेजर करते हैं, द प्लेनेट इज ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजिशंस A एंड B। 2 पोजिशन से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन द अर्थ, सेपरेटेड बाई ए लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मैंने क्यों कहा था, मैंने कहा था ये प्लेनेट 5 किलोमीटर पे थोड़ी होते हैं, कि प्लेनेट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, सो द बेसिस विल बी 500 मीटर। प्लेनेट्स आर एट क्वाइट लार्ज डिस्टेंसेस, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ और डिस्टेंस ऑफ द बेसिस शुड ऑल्सो बी लार्ज। देन AB इज इक्वल्स टू B, दैट इज क्लियर टू यू, इट इज द बेसिस। एंड फाइनल वही आपसे कह रहा है, मेजर दिस APB, द एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल। 2 पार्ट थे, 2 पार्ट याद है, फर्स्ट वाज द φ1 APB, और ऐसे ये आपका इधर वाला कितना होगा φ2। तो दोनों आपको दिखाए गए, दिस एंगल इज φ1 दैट इज φ2। तो जो आप फिगर बनाएंगे वो आपको मिल जाएगा। फाइनली विच फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड, एज आई हैव टेकन एंगल इज इक्वल्स टू arc upon radius, that means theta is equals to B by S, so you will get S is equals to B by theta, or instead of theta you can put down φ1 and φ2, and please be remember and conscious, this theta must be measured in, ये ध्यान रखना क्योंकि ये अक्सर गलती हो जाती है in some sort of questions। If the angle is given 30 degrees and then most of the people substitute 30 degree here, not the 30 degree but pi by 6 रेडियन। एज आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये मेरा मानना है ना। नोट्स आपको इसके भी मैं शीट थोड़ी देर से आपको सेंड कर देता हूँ, तो देखें किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं।
क्या बंद कर दो, एंड हो गए।